Hello student, welcome back to English classes. I am your companion with 12th class English literature. Today I am going to do chapter number 2nd of your first book Flamingo. The Lost Spring, written by एनिस जंग. अगर हिंदी में बात करें हम लोग तो अनीस जंग इनका नाम होता है. सिंस इंग्लिश डिक्शन में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, सो हम लोग इनको इंग्लिश में एनिस जंग बोलेंगे एंड इन हिंदी आई वुड कॉल अनीस जंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, we know about this chapter. The heading of this chapter is Lost Spring, and this story, this is the antidote of your story of your literature section Flamingo book. And in this story the writer has talked about a stolen childhood. इस स्टोरी में मेनली जो राइटर हैं वो स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में बोले हैं. स्टोलन चाइल्डहुड ये दो बच्चों की स्टोरी है, लॉस्ट स्प्रिंग. और सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस चैप्टर का जो हेडिंग है, टाइटल दिया गया है, वो लॉस्ट स्प्रिंग क्यों दिया गया है. इसके बाद हम लोग समझेंगे कि स्टोलन चाइल्डहुड क्या होता है. तो लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले स्प्रिंग समझ लेते हैं. स्प्रिंग के बारे में अगर आप लोग सोचें तो स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जिसमें अर्थ का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रूप से ये डिपेंड करता है. अगर हम लोग जितने भी सीज़न है उसमें से स्प्रिंग सीजन को हटा ले तो ऐसा नहीं कि अर्थ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा. हाँ, लेकिन ये भी होगा कि जैसा आप नेचर को देख रहे हैं, जैसा आप अर्थ को देख रहे हैं, वैसा अर्थ नहीं रहेगा. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट चाइल्डहुड इन ह्यूमन लाइफ, तो अगर मानव जीवन की बात करें तो स्प्रिंग सीजन जो होता है वो उसका चाइल्डहुड होता है. अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन की अगर चाइल्डहुड में उसको प्रोस्पेरस नहीं मिला, वो फ्रीडम नहीं मिला, वो जॉय नहीं मिला, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो पर्सनालिटी बाहर आएगी उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. सो स्प्रिंग हेयर इज़ द मेटाफोरिकल डिवाइस विथ चाइल्डहुड. एंड एज स्प्रिंग हेयर इज़ द सीजन टू keep healthy and wealthy, same goes to the childhood. At this stage is very crucial and cardinal for human life. So अगर किसी व्यक्ति की अगर चाइल्डहुड छीन जाती है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका जो स्प्रिंग है वो खो गया है. तो इस चैप्टर में हम लोग को वही जो स्टोलन चाइल्डहुड, मतलब किसी व्यक्ति के जो स्प्रिंग है वो खो चुका है, इसके बारे में एनिस जंग बात करेंगे. तो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि कवरेज कैसे करना है, इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है. तो कवरेज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाउ कवरेज विल बी डन, कि कवरेज कैसा होगा. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हाउ कवरेज विल बी डन. तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ देखेंगे अबाउट द ऑथर, और सेकेंड में हम लोग देखेंगे ये समरी, डिटेल्ड समरी देखेंगे, समरी ऑफ द चैप्टर का हम लोग समरी देखेंगे. इसके बाद वही होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके बाद
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देखिए जो समरी बताए जाएंगे, एक्चुअली आई रिकमेंड कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अभी आपको पता ही है हालात, इसके वजह से हमें समरी प्रोवाइड करना पड़ रहा है और ये समरी आपको बिल्कुल चैप्टर के डिटेल समरी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं, लेखक के बारे में जानेंगे, इसके बाद समरी ऑफ द चैप्टर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने बताया कि इस चैप्टर का जो ऑथर हैं वो एनिस जंग है। उनका बॉर्न अगर जन्म की बात करें इन 1964 में हुआ था राउरकेला में, एंड स्पेंट हर एडोलसेंस इन हैदराबाद, यानी कि उनका बचपन जो है किशोरावस्था की बात करें तो हैदराबाद में बिताए थे। और इनके लिए एक ख़ास बात ये है कि इनके जो फादर थे वो हैदराबाद के जो लास्ट निज़ाम थे उनको सर्व किए, और उनके दोनों माता पिता वो दोनों राइटर्स थे। तो एज ए बात करें हम लोग तो उनको इनहेरिटेंट में ये राइटिंग जो मिला था वो अपने माता पिता से मिला था। यहाँ लिखा हुआ भी है सी इनहेरिट्स द लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, यानी कि उनके दोनों पेरेंट फादर एंड मदर बोथ आर राइटर्स। और अभी जस्ट आपको बताया भी कि जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे उनको सर्व किए थे उनके फादर। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर की बात करें, सी एनालिसिस द ग्रेंडिंग पॉवर्टी एंड द ट्रेडिशन विच कंडेम्ड दिस चिल्ड्रेन टू बी अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये इस चैप्टर का अगर हम लोग बात करें तो थीम भी है, क्योंकि इसी बेस्ड पर ये स्टोरी, इसी थीम पर ये स्टोरी बेस्ड है। यानी कि इस चैप्टर में वो एनालिसिस करती हैं, वो विश्लेषण करती है ग्रेंडिंग पॉवर्टी, जो गरीबी है, एंड ट्रेडिशन, और गरीबी की वजह से जो परंपरा चली आ रही है, विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन, जो इन बच्चों को झोंक देती है टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये चैप्टर के जो थीम की बात करें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। और अगर समरी लिखने की बात आए या आपको इस चैप्टर को अपने शब्दों में लिखने के लिए आए तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस चैप्टर का ये थीम है और इसी बेस्ड पर ये स्टोरी है। फिर से हम इसको रिपीट करते हैं कि ये जो चैप्टर है, इन दिस चैप्टर जो एनिस जंग है वो एनालिसिस की है द ग्रेंडिंग पॉवर्टी, जो गरीबी से लोग पीछे जा रहे हैं, ट्रेडिशन, और वो जो परंपरा है, विच कंडेम दिस चिल्ड्रेन, जिसके वजह से इन बच्चों को झोंक दिया जाता है टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए। इसी बेस्ड पर ये स्टोरी बेस्ड है, माने इसी बात पर ये स्टोरी बेस्ड है। तो आइए इसके बाद हम लोग, ये तो अबाउट द ऑथर था, इसके बाद हम लोग इसके डिटेल समरी देखते हैं। और जैसा कि हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लॉस्ट स्प्रिंग में दो स्टोरी है। एक है जिसका हेडिंग है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, और नेक्स्ट जो है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला की बात करते हैं, इसके बाद सेकेंड वाला की बात करेंगे। तो फिर से हेडिंग पढ़ते हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग कहाँ से होता है इसके बारे में बात करते हैं। इसमें एक रैग पिकर्स है। रैग पिकर्स का मतलब होता है कबाड़ चुनने वाला। एक्चुअली ये गरीब फैमिली होते हैं और उनका जीविका कुछ होता नहीं है, उनकी लिवलीहुड चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता है, तो एक अपने से रोज़गार सृजन करते हैं और रैग पिकिंग का काम करते हैं। रैग पिकिंग में आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो उनके लिए यूज़फुल होता है, रैग पिकर्स के लिए, और वो उन चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट में ले जाकर जो कबाड़ वाला दुकान होता है वहाँ बेचते हैं, जिससे उनको कुछ इनकम होता है और फिर वो अपनी लिवलीहुड चलाते हैं। तो एक रैग पिकर्स है और ये ऑथर
का मुलाकात होता है और वहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है कि ऑथर्स जो हैं वो उस रैग पिकर से मिलते हैं। एक्चुअली वो रैग पिकर जो है वो बांग्लादेश से आया हुआ है, बांग्लादेश का शरणार्थी है, रिफ्यूजी है। वो 1971 में आया था, 1971 में आया था। तो यहीं से स्टोरी स्टार्ट होता है कि ऑथर्स इनकाउंटर साहब, कि ऑथर जो है वो साहब से मिलते हैं। वो रैग पिकर जो है वो लड़का, उसका नाम है साहेब। द ऑथर मीट्स रैग पिकर, जिसका नाम क्या है, साहेब। कि जो ऑथर हैं एनिस जंग, वो मिलती हैं रैग पिकर से। रैग पिकर का मतलब जस्ट हम आपको बताएं कि कबाड़ चुनने वाला, जो कूड़ा कचरा में से वो अपने यूज़ के चीज़ को निकालता है, तो उनको हम लोग रैग पिकर्स बोलते हैं। तो ऑथर जो है वो मिलती हैं रैग पिकर से, जिसका नाम है साहेब। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। स्क्रॉन्जिंग, स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब अगर हिंदी हम लोग बात करें तो ये होता है खोजना। स्क्रॉन्जिंग, जब कभी आप इस किसी चैप्टर के समरी लिखेंगे तो कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी आते हैं जिसको याद रखना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसी में से ये है स्क्रॉन्जिंग। स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है खोजना। ये अगर जब कभी आपको आंसर लिखना हो या और समरी लिखना हो तो ये चीज़ें आप अगर लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करेंगे उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इससे आपको नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड का मतलब यहाँ मेटाफर हुआ, एज कंपेयर किया जा रहा है कि उनके लिए वही जो रैग पिकिंग जो करते हैं, गार्बेज डंप्स में से वो चीज़ें निकालते हैं, तो उनके लिए वो क्या है, गोल्ड है। जैसे गोल्ड से क्या होता है, किसी का जीविका चलता है, तो ऐसे गार्बेज डंप से जो वेस्ट मटेरियल अपने लिए अच्छे मटेरियल निकालते हैं, वेस्ट मटेरियल में से अच्छे मटेरियल निकालते हैं, तो वही उनके लिए एक गोल्ड है। तो वही बात यहाँ कर रहा है कि स्क्रॉन्जिंग फॉर गोल्ड, वो क्या खोजते हैं, गोल्ड। मतलब गोल्ड नहीं मिलेगा उनको, उनको वही जो वेस्ट मटेरियल है वो मिलेगा, लेकिन उनके लिए तो ये क्या है, गोल्ड है। इन द गार्बेज डंप्स, कूड़ा करकट के ढेर से। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा करकट। जैसे आपके घरों का भी सामान जो होता है, हम लोग जो वेस्ट मटेरियल है उसको डंप करते हैं, कहीं जगह पर जमा करते हैं, तो उन्हीं गार्बेज डंप्स में से ये जो साहेब है वो रैग पिकिंग का काम करता है और उसमें से गोल्ड, अपने लिए वो गोल्ड खोजता है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब जो है वो अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। ही बिलोंग्स टू ए रिफ्यूजी फैमिली, वह एक रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो दूसरे देश से आकर यहाँ बसे हुए हैं, उनको हम लोग रिफ्यूजी बोलेंगे। तो रिफ्यूजी फैमिली से वो बिलोंग करता है फ्रॉम बांग्लादेश, और उसका अगर नेटिव कंट्री की बात करें हम लोग तो बांग्लादेश से है। वो 1971 में आए थे उन लोग, 1971 में। कब आए थे, 1971 में वो बांग्लादेश के शरणार्थी हमारे देश में आए थे। और द ऑथर क्वेश्चंस हिम, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी स्टार्ट भी यहाँ से हुआ है कि ऑथर जो हैं वो इनकाउंटर करते हैं किसको, साहेब को। तो ऑथर क्वेश्चंस हिम, ऑथर जो हैं एनिस जंग जो हैं वो क्वेश्चन पूछती है साहेब से अबाउट हिज वोकेशन ऑफ पैकिंग रैग्स। अब उसकी जीविका के बारे में पूछते हैं कि बताओ तेरा जीविका कैसे चलता है, मतलब लिवलीहुड तुम लोग कैसे चलता है। एंड एडवाइजेज हिम टू गो टू स्कूल, और उसको एडवाइस करते हैं, उसको बताते हैं कि देखो कबाड़ चुनने से ज़्यादा ज़िंदगी तो बदलेगा नहीं, ज़्यादा इनकम होगा नहीं, तो ऐसा तुम क्यों नहीं करते हो कि स्कूल जाओ। साहेब एंड हिज फैमिली केम टू अ बिग सिटी, साहेब और उसका जो परिवार हैं वो बड़े शहरों से आते हैं। सर्चिंग फॉर गोल्ड, सर्चिंग फॉर गोल्ड का मतलब यहाँ लिवलीहुड, मैंने अपनी जीविका चलाने के लिए। नरेटर गिव्स ए होल एडवाइस ऑफ गोइंग टू स्कूल, यहाँ नरेटर जो है वो एक झूठी आश्वासन, मतलब होलो का मतलब खोखलापन, होलो का मतलब क्या होगा, खोखलापन, मतलब उस एडवाइस में कोई यथार्थ नहीं है, कोई भी जो बिल्कुल ड्रीम जो है उनका कभी ट्रू होने वाला नहीं है। मतलब ये बात करें कि जो एडवाइस दिया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जस्ट अभी हम लोग देखें कि नैरेटर जो है एनिस जंग गिव्स हॉलो एडवाइस टू गोइंग टू स्कूल, तो साहेब को एक होलो एडवाइस देते हैं
स्कूल जाने के लिए। लेकिन साहेब को भी पता है क्योंकि वो जिस जगह रहता है वहाँ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, वहाँ पर वो अवसर दैट मीन वो स्कूल की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ वो रहता है वो जगह रहने लायक नहीं है। तो साहेब जो है वो कंप्लेन करता है नरेटर से, साहेब कंप्लेन्स ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। साहेब जो है कंप्लेन करता है ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसके बारे में, जो वहाँ व्यवस्था है उसको लेकर वो साहेब एनिस जंग से कंप्लेन करता है। एंड अब्सेंस ऑफ एनी स्कूल, और उसके नेबरहुड में, उसके पड़ोस में जो स्कूल नहीं है उसके बारे में भी शिकायत करता है कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, तो स्कूल क्या जाएगा। ऑथर रेजेज साहेब्स होप ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, लेकिन ऑथर जो हैं वो रेज करते हैं, उठाते हैं साहेब्स होप ऑफ रिसीविंग एजुकेशन बाय प्रोमिसिंग टू ओपन ए स्कूल इन हिज नेबरहुड। लेकिन जो ऑथर हैं वो साहेब का जो उम्मीद है, होप है, उसको लेकर एक नई आशा जागृत करते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई स्कूल खुल जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगे, ये क्वेश्चन वो करते हैं, एनिस जंग साहब से करते हैं कि अगर वो वादा करते हैं, प्रोमिसिंग करते हैं टू ओपन ए स्कूल, कि वो स्कूल खोल देंगे इन हिज नेबरहुड, उसके पड़ोस में, और पूछते भी हैं कि अगर आपके पड़ोस में, तुम्हारे पड़ोस में अगर हम स्कूल खोल दे तब तुम क्या स्कूल जाओगे। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद क्या होता है कि साहेब आस्क्ड अबाउट स्कूल, क्योंकि अभी हम लोग जस्ट देखें कि ऑथर जो है प्रॉमिस किए थे साहेब से कि तुम्हारे नेबरहुड में, तुम्हारे पड़ोस में एक स्कूल खोल दिया जाएगा और तुम्हें स्कूल जाना है। तो जब साहेब नेक्स्ट टाइम ये इनकाउंटर करता है नरेटर्स को, तो पूछता है, पूछा अबाउट स्कूल, उस स्कूल के बारे में पूछता है कि क्या वो उसका स्कूल तैयार हो गया है। देन तब द ऑथर फील्स एम्बैरेस्ड एट मेकिंग अ प्रॉमिस दैट सी कांट कीप। तब ये जो ऑथर हैं वो एम्बैरेस्ड हो जाती है, मतलब वो शर्मा जाती है, लज्जित हो जाती है, एट मेकिंग अ प्रॉमिस, क्योंकि उन्होंने एक वादा किए थे, एनिस जंग एक प्रॉमिस की थी दैट सी कांट कीप, लेकिन वो उस प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाती है। इस बात को लेकर वो एम्बैरेस्ड फील करती है, मतलब शर्मिंदगी महसूस उसे होता है। हॉलो यूजलेस प्रॉमिसेस लाइक हर्स आर इन एवरी कॉर्नर ऑफ साहेब्स वर्ल्ड। साहेब जैसे रैग पिकर के लिए पूरी दुनिया में एक हॉलो, खोखला वादा किए जाते हैं, यूजलेस, बेकार की वादा किए जाते हैं, और ये न जाने कितने वादा किए जाते हैं और वो वादा कभी पूरा नहीं होता है। ये इस चैप्टर में यही बात बताए भी गए हैं कि कैसे गरीबी में लोग पीसते हैं और एक्सप्लॉयटेशन की दुनिया में झोंक दिए जाते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हॉलो यूजलेस प्रॉमिसेस लाइक हर्स, जैसे एनिस जंग ने हॉलो यूजलेस प्रॉमिस की थी, वैसे ही पूरी दुनिया में साहेब जैसे लोगों के लिए वो प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन बेकार की प्रॉमिस, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लोग को उसको जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, केवल प्रॉमिस मिलता है। आयरोनी इन नेम, दैट मीन वो जो साहेब है जिससे ऑथर का मुलाकात हुआ था, उसके नाम का जो आयरोनी है, विडम्बना क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं हम लोग। एक्चुअली आपको अपने गांव में भी देख सकते हैं, अपने मोहल्ले में भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे गांव में अगर बात करें, एक लेडी का एग्जांपल लेते हैं, काफ़ी कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, गरीब है, लेकिन उसका नाम सरस्वती होता है। एक्चुअली सरस्वती क्या है, वो विद्या की देवी हैं, लेकिन उस लेडीज़ का जो अनपढ़ है उसका भी नाम सरस्वती होता है। या अगर उसी तरीके से हम लोग बात करें, आपके गांव में कोई ऐसा गरीब लेडीज होंगे जिसका नाम होगा लक्ष्मी, तो ये उसके नाम में आयरोनी है, नाम उसका लक्ष्मी है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये आयरोनी है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो साहेब है, वो साहेब के नाम में आयरोनी है, विडम्बना है। और वो विडम्बना क्या है कि
देखिए रैग पिकर्स जो है उसका पूरा नाम साहेब-ए-आलम, और देखिए साहेब-ए-आलम का मीनिंग क्या होता है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे विश्व का, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक है। लॉर्ड का मतलब होता है मालिक, स्वामी है वो। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। विच इज़ आयरोनिकली, ये बात आयरोनिकली है टू हिज ऑक्यूपेशन, उसके ऑक्यूपेशन के लिए, यानी कि ये साहेब-ए-आलम जो है वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, पूरे विश्व का स्वामी है, लेकिन उसके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। वो करता क्या है, तो रैग पिकिंग का काम करता है, तो इसलिए उसके नामों में क्या है, आयरोनिकल है, आयरोनी है। हाउएवर, परंतु ही स्पेंड टाइम रोमिंग, वो अपना समय जो है वो रोमिंग करने में बिताता है। रोमिंग का मतलब था घूमने, घूमना। रोमिंग का मतलब क्या होगा, घूमने में। एंड स्क्रॉन्जिंग, स्क्रॉन्जिंग का मतलब होता है खोजना। स्क्रॉन्जिंग का मतलब क्या होगा, खोजना। स्क्रॉन्जिंग अभी जस्ट ऊपर ही बात किए थे हम लोग। रोमिंग का मतलब होता है घूमना। विदाउट एम, तो बिना किसी एम के वो घूमते रहता है, जहाँ इसको मिल जाए, जिधर वो देखे गार्बेज डंप उधर वो भागते चला जाता है। स्ट्रीट्स, कहाँ घूमते रहता है और क्या कहाँ खोजते रहता है, तो गलियों में। विथ अदर रैग पिकर्स बॉय, दूसरे रैग पिकर्स लड़कों के साथ, मतलब वो अकेला नहीं है उस शहर में, या वो जहाँ रहता है वहाँ वो अकेला नहीं है, बल्कि अदर रैग पिकर्स बॉयज़ उसके साथ रहते हैं। ऑल बॉयज़ बेयरफुट, हम लोग और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जितने भी लड़के हैं वो सब नंगे पाँव चलते हैं। कैसे चलते हैं, नंगे पाँव। बेयर का मतलब नंगा और फुट का मतलब पैर, तो नंगे पाँव चलते हैं। उनके पास पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं होते हैं। रिफ्लेक्टिंग एक्सट्रीम स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और ये जो बात है पूरी गरीबी को दर्शाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये बेयरफुट आर्मी के बारे में जानेंगे। तो ठीक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर।